हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चरर में हम बीएससी फाइनल ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट वाइज हम रेगुलर इस सीरीज को रखेंगे, जैसे हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक सीरीज बनाई है, वैसे ही फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम ये सीरीज लेकर के आए हैं, जहां हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रत्येक यूनिट वाइज बात करते हुए चलेंगे। देखिएगा, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए चूंकि ये असमंजस की कंडीशन है कि फाइनल ईयर का एग्जाम अभी वर्तमान में होगा नहीं होगा, और जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी वो भी प्रमोट होकर के फाइनल ईयर में आ गए, तो ये जो आज का लेक्चरर है इसमें दोनों का फायदा है। जो सेकेंड ईयर से फाइनल में गए हैं उनका भी फायदा होगा, और जो फाइनल ईयर में प्रेजेंट है इस कंडीशन पर वो भी दोबारा से इसका रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे कि बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो यूनिट फर्स्ट दे रखी है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नया टॉपिक है। बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो शुरुआत से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है कि एनएमआर के बारे में सब हर कोई जानना चाहता है कि एनएमआर वास्तव में है क्या, ये कहां से आया एनएमआर का कंसेप्ट। देखिए, हमने सेकेंड ईयर में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है। अब फाइनल ईयर में हमारे पास एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी आई है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, तो आपको बता दूं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसी भी कंपाउंड के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए एनएमआर का यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखिएगा, अगर सिंपली स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो काम होते हैं। पहला तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कितनी मात्रा में उपस्थित है। और दूसरा ये बता सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कि भाई आपके पास जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, उस अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। क्लियर। तो ये तो हो गए इसके वर्क। पहला तो क्वांटिटी बता सकते हैं कंपाउंड की, और दूसरा उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। क्लियर। अब देखें, सेकेंड ईयर में जब हम बात कर रहे थे तो हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने फंक्शनल ग्रुप की बात करी थी। ये आईआर में हमने फंक्शनल ग्रुप की बात करी थी, क्रियात्मक समूह की बात करी थी कि अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग क्या होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कंपन आवृत्ति होती है। वो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। एल्डिहाइड के लिए इतनी होती है, कीटोन के लिए इतनी होती है, लगभग 1775 के आसपास, 1735 के आसपास कंपन आवृत्ति अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। क्लियर। क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर हमने बात करी थी फंक्शनल ग्रुप की। अब आ जाए हम एनएमआर पर। तो एनएमआर जो है, उस एनएमआर में बेसिकली ये ज्ञात किया जाता है कि कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जो डिस्टिंक्ट एटम है, जो अलग से उपस्थित एटम है, उस एटम का एनवायरनमेंट कैसा है, एटम का एनवायरनमेंट, उसका वातावरण कैसा है। क्लियर। ये एनवायरनमेंट क्या होता है हम समझाएंगे इसे। क्लियर। तो एटम का एनवायरनमेंट कैसा है और वो एटम कितने डिफरेंट फॉर्म में होता है, इसकी जानकारी हम लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि एटम का एनवायरनमेंट कैसा है, वह केमिकली इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, वो हम बात करेंगे। रासायनिक रूप से समान है या रासायनिक रूप से भिन्न है, उसका वातावरण। ये वातावरण का मतलब कौन सा वातावरण है, ये केमिकल इन्वायरमेंट है भाई, केमिकल इन्वायरमेंट है, रासायनिक वातावरण है, ये रासायनिक वातावरण है। क्लियर। आपका एनवायरनमेंट नहीं है, ये केमिकल एनवायरनमेंट है किसी भी कंपाउंड के लिए। क्लियर। तो एटम का एनवायरनमेंट जानते हैं कि वो एटम केमिकल रूप से
समान वातावरण में हैं या फिर वो असमान एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। और दूसरी बात कि एटम कितने डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी जानकारी कहां से लेते हैं हम, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी जानकारी ली जाती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो भाई, ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस या न्यूक्लियर। और एम का मतलब होता है मैग्नेट, मैग्नेट या हम कहेंगे मैग्नेटिक। और आर का मतलब होता है यहाँ रेजोनेंस। क्लियर। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर की फुल फॉर्म क्या हो गई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। चलो ये तो समझ में आ जाता है भाई थोड़ा बहुत कि न्यूक्लियर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं नाभिक की बात की जा रही है। क्लियर। किसकी बात की जा रही है, नाभिक की बात हो रही है। तो नाभिक को तो हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। क्लियर। मैग्नेट का मतलब चुंबकीय की बात की जा रही है, चुंबकीय की बात की जा रही है। अब ये जो रेजोनेंस है ये कोई आपकी केमिस्ट्री का रेजोनेंस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन का हमने ट्रांसफर कर दिया, तो वो वाला रेजोनेंस नहीं है। ये रेजोनेंस जो होता है ये बेसिकली फिजिक्स का रेजोनेंस है। कहां से आया है ये, फिजिक्स से आया है। और फिजिक्स में रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब दो किन्हीं वस्तुओं की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी समान हो जाए। रेजोनेंस की कंडीशन को क्या कहते हैं, जब एनर्जी या फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या हो जाती है, समान हो जाती है, वो कंडीशन कहलाती है क्या, रेजोनेंस। तो ये आपकी केमिस्ट्री का रेजोनेंस नहीं है, ये फिजिक्स का रेजोनेंस है, जहां रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी वस्तुओं की एनर्जी समान हो जाना या फ्रीक्वेंसी समान हो जाना। क्लियर हो गई बात। तो एनएमआर में एन का मतलब है न्यूक्लियस या न्यूक्लियर, एम का मतलब है मैग्नेटिक और आर का क्या मतलब है, रेजोनेंस होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो भाई, जब भी आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को किसी भी बुक से पढ़ेंगे या किसी भी टीचर से भी अगर आप एनएमआर को पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट क्या बताएगा, ये वस्तु बताता है। वो डायरेक्ट आप समझे कि कोई भी हमने क्या लिया, नाभिक लिया, ये कोई भी हमने नाभिक ले लिया और नाभिक के ऊपर हमने क्या डाल दी, रेडियो आवृत्ति की विकिरणें डाल दी, रेडियो आवृत्ति की क्या डाल दी हमने, विकिरण डाल दी। तो ये जो नाभिक है, इस नाभिक, ये जो नाभिक है इन विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ये इसने अवशोषण किया। क्लियर हो गई बात। और अवशोषण करके हमें क्या दे देगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। क्लियर। ये बताया जाता है कि कोई भी नाभिक है जब उसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली जाती है तो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है वो उन विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है और हमें रिकॉर्डर पर क्या मिल जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको एनएमआर समझना है एक्चुअली में कि एनएमआर होता क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, एनएमआर बनता कैसे है, अगर इन सभी को जानना है तो पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, तब जाकर के हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छी तरह से माइंड पर क्लियर कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्लियर हो गई बात। तो चलिए शुरुआत कर ही देते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम समझते कैसे हैं। आते हैं इस बोर्ड पर। अब देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस प्रकार से समझेंगे। और नो डाउट अगर आप लेक्चरर के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आज आपका एनएमआर का ये जो कंसेप्ट है ये भी 100% क्लियर होगा कि एनएमआर बनता कैसे है। क्लियर हुई बात। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर आपको एनएमआर समझना है तो एनएमआर समझने से पहले हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा, एटम्स के बारे में समझना पड़ेगा कि परमाणु क्या होता है। तो डिटेल में नहीं लेंगे, इतना सा सिंपल ध्यान रखो भाई कि भाई ये हमारे पास हैं एटम्स हैं और
ये हमारे पास है उसका नाभिक है, और ये हमने कह दिए भाई ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ले लेते हैं। क्लियर? तो देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये एक नाभिक था, तो जो ये नाभिक है, इस नाभिक में ये हमारा क्या है, नाभिक है, और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब नाभिक में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो एटम के कई सारे जो एटम्स होते हैं उसमें कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्लियर? जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, बोसोन हो गया, फर्मियोन हो गया, हिंज बोसोन हो गए, ये कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। क्लियर? लेकिन हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दूं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, वो मॉडर्न फिजिक्स इस एटम्स के हाथ दो के पीछे पड़ी हुई है, न्यूक्लियस के हाथ दो के पीछे पड़ी हुई है। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो लगातार इस न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ करके कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल प्राप्त करना चाहती है। तो उसका मोटिव है, उसका एम है। क्लियर? तो हम तो केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि नाभिक में कितने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब समझो बात को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके चारों रोटेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी अक्ष पर भी क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। क्लियर हुई बात? तो देखो ये इसके अराउंड तो रोटेट करेंगे ही सही, इसको तो हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। ये तो कौन सी गति हो गई, कक्षीय गति हो गई, ऑर्बिटल मोशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन हो गया। क्लियर? लेकिन ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी अक्ष पर भी घूमता है। क्लियर? ये देखो ये अपनी अक्ष पर भी घूमेगा, ये भी अपनी अक्ष पर घूमेगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी अक्ष पर घूमेगा। क्लियर? तो इसके चारों ओर तो रोटेट करता ही सही, ध्यान रखना, इसके चारों ओर तो रोटेट करता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। क्लियर? लेकिन पृथ्वी साथ ही साथ अपनी अक्ष पर भी घूमती है। तो सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है लेकिन साथ ही साथ अपनी अक्ष पर भी घूमता है। अब देखो अपनी अक्ष पर घूमने का मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है और वो इस डायरेक्शन में घूम सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमे या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है इस कंडीशन पर। क्लियर बात? ऐसे इस कंडीशन पर भी घूम सकता है कि वो कैसे घूमेगा और कैसे नहीं घूमेगा, ये यहां भी घूम सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेगा। अब इसके साथ एक बात और नोट करें कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, जब भी कोई भी वस्तु घूमती है, तो उस वस्तु का एक होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। अगर कोई वस्तु घूम रही है तो रोटेटिंग बॉडी का, घूमती हुई वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, घूमती हुई वस्तु, रोटेटिंग बॉडी का एक कोणीय संवेग होता है भाई, कोणीय संवेग होता है। कोई भी वस्तु अगर घूम रही है तो उसका कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग आपने 11th और 12th क्लास में नाम तो सुना होगा। क्लियर? तो ये जो कोणीय संवेग है इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कोणीय जो संवेग है वह इलेक्ट्रॉन के लिए जो कोणीय संवेग आता है वो होता है √s+1 h/2π। ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है। ये एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमती हुई प्रत्येक बॉडी का क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। अब देखो ये जो कोणीय संवेग है इसके साथ साथ एक हम बात करते हैं, ये S क्या है भाई, यहाँ S क्या होता है, यहाँ S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। कंसेप्ट को समझते हुए चलेगा केवल, क्योंकि हमारा पहला लेक्चरर हम ये बताएंगे कि एनएमआर एक्चुअली में होता क्या है, इसके बिना सब अधूरा है एनएमआर में। क्लियर होनी चाहिए बात। एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की होती है, कितनी होती है भाई आप जानते हैं, 1/2 होती है। क्लियर? यहां पर एक होती है भाई मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, आपने नाम सुना होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लिखेंगे ms से। क्लियर?
तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो होती है या तो होगी प्लस हाफ या होगी माइनस हाफ। क्लियर हो गई बात। यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताती है। क्लियर, ओरिएंटेशन को बताती है, अभिविन्यास को बताती है कि वह किस डायरेक्शन में घूमेगा। आई बात समझ में। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान या तो होगा प्लस हाफ में या होगा माइनस हाफ में। यानी कि वो या तो इस डायरेक्शन में घूमेगा या वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए बात। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ, एक साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा पाउली। क्लियर हो गई बात। हुंड का नियम, पाउली का नियम सुना है नाम। तो पाउली जो है उसने 1924 में किस में, पाउली ने 1924 में ये कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमता है तो नो डाउट, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी अक्ष पर घूमता है तो नो डाउट मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, नाभिक भी क्या करता है, स्पिन करता है। क्लियर, अपनी अक्ष पर नाभिक भी घूमता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमता है वैसे ही नाभिक भी अपनी अक्ष पर घूमता है। ये किसने कहा, पाउली ने कहा। क्लियर, और इसकी बात को उस टाइम के सभी वैज्ञानिकों ने माना और थोड़े ही समय बाद एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गया था कि नाभिक अपनी अक्ष पर घूमता है। क्लियर हुई बात। तो ध्यान रखें, पाउली ने कहा कि भाई नाभिक अपनी अक्ष पर घूमता है। अब देखो, अगर नाभिक अपनी अक्ष पर घूमेगा तो कोई भी वस्तु है अगर वह घूम रही है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कहा वैसे ही नाभिक भी अगर अपनी अक्ष पर घूमे, ये मैं यहां बताऊं कि अगर ये नाभिक भी, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो नाभिक है, अगर ये नाभिक भी अपनी अक्ष पर घूमे तो ये भी दो प्रकार से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो नाभिक के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हमने कहा ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक है। अब या तो ये इस डायरेक्शन में घूमे, क्लियर, या फिर हमने कहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर ये इस डायरेक्शन में घूमे। किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वैसे ही नाभिक भी अपनी अक्ष पर घूम सकता है। अब देखो, तो फिर हमने क्या कहा, ये भी रोटेटिंग बॉडी है और इलेक्ट्रॉन भी रोटेटिंग बॉडी है, घूमती हुई वस्तु है। तो अगर नाभिक भी अपनी अक्ष पर घूम रहा है तो ये नाभिक अगर अपनी अक्ष पर घूमेगा तो प्रत्येक घूमती हुई वस्तु का तो क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। तो फिर ये मान लिया कि भाई नाभिक का भी क्या होना चाहिए, कोणीय संवेग होना चाहिए। तो नाभिक के लिए क्या कहा गया, ये नाभिक का कोणीय संवेग, ये भी घूमती हुई वस्तु है, ये भी क्या है, रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी है ये भी। क्लियर, तो नाभिक का जो कोणीय संवेग है उसको, कोणीय संवेग को लिखा गया √I+1 h/2π। फॉर्मूला दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए s आ जाता है और नाभिक के लिए कैपिटल I आ जाता है। ये कैपिटल I क्या होता है यहाँ पर, ये भी वही होता है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर भी स्पिन क्वांटम नंबर है और ये भी क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर ही होता है। लेकिन किसका होता है, नाभिक का होता है, जबकि ये स्पिन क्वांटम नंबर किसका था, इलेक्ट्रॉन का था। क्लियर हो गई बात। तो स्पिन क्वांटम संख्या आ जाती है हमारे पास। तो ये भी रोटेटिंग बॉडी है और ये भी रोटेटिंग बॉडी है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये केस है और नाभिक के लिए हमने कहा कि या तो वो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अगर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो फिर उसका भी क्या होगा, कोणीय संवेग होगा और उसका फॉर्मूला होता है √I+1। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझेंगे, पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो क्या कह रहे हैं हम ये कहते हैं कि भाई आपने कहा कि इसका भी स्पिन क्वांटम नंबर है और उसकी भी स्पिन क्वांटम नंबर है, तो फिर दोनों का क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान फिक्स होता है 1/2। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या है, फिक्स है, 1/2 ही होगा।
क्लियर हो गई बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है। क्यों है? इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। क्लियर हो गई बात, तो इसके लिए फिक्स है, एस की वैल्यू फिक्स है 1/2। लेकिन जो नाभिक है, नाभिक के लिए इस इन क्वांटम नंबर जिसको अपने कैपिटल आई से लिखा है उसका मान फिक्स नहीं है। ये ध्यान रखना, अलग अलग नाभिकों के लिए आई का मान अलग अलग होता है। अलग अलग नाभिकों के लिए आई का मान अलग अलग होता है। क्लियर? अब ये अलग अलग क्यों होता है? देखो, क्योंकि जो एटम है ये अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि एटम्स में उपस्थित प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम्स में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग एटम्स में उपस्थित प्रोटॉन भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही तो कौन बना हुआ है? नाभिक बना हुआ है। क्लियर? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर अगर नाभिक बना हुआ है और अगर वही अलग अलग हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि नाभिक का कंपोजिशन, एक्चुअली नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही अलग अलग एटम में अलग अलग हैं, तो अलग अलग एटम में नाभिक का कंपोजिशन भी क्या होगा? अलग अलग होता है। तो ये नाभिक का कंपोजिशन अलग अलग होने के कारण इस नाभिक के लिए आई की वैल्यू फिक्स नहीं होती। अलग अलग नाभिकों के लिए आई का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू फिक्स होती है और नाभिक के लिए आई की वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अलग अलग एटम में जो उपस्थित प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग होते हैं। नाइट्रोजन में अलग होंगे, ऑक्सीजन में अलग होंगे। क्लियर? तो नाभिक का कंपोजिशन भी क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए आई की वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्लियर हो गई बात? अब देखो, हम इसके लिए एक बात और समझते हैं, तो उसको भी साथ में समझेंगे हम। तो ये तो समझ ली हमने कि इसका मान क्या है और नाभिक के लिए मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है? अब एक बात और समझो, अब आप 11th क्लास में फिजिक्स में हम करंट पढ़ते हैं, विद्युत धारा पढ़ते हैं। क्लियर? तो और वहां पर एक चैप्टर आता है क्लास 12वीं में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? तो उसमें क्या बताते हैं वो समझो, तभी जाकर के हम एनएमआर का पूरा कंसेप्ट इस लेक्चर में 100% समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझो, जैसे हमने कहा कि भाई ये कोई पेपर है, ठीक है, ये कोई भी पेपर है। अब हमने इसके ऊपर ये कोई वायर का लूप बना दिया है। ये क्या है? वायर का लूप है। ठीक है? अब इस वायर के लूप में इसका एक सिरा भाई क्या है? पॉजिटिव है और एक सिरा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है? तो इसमें क्या होगी? करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? प्लस से माइनस में। क्लियर? तो एक करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस में। अगर करंट होता है तो इतना सा ध्यान रखना भाई समझने के लिए कि करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है मोशन या मोमेंट। मोमेंट का मतलब घूमना, मोशन का मतलब गति, मोशन और मोमेंट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज घूम रहा है तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्लियर हो गई बात? तो मोशन मोमेंट ऑफ चार्ज, आवेश की क्या होगी? गति होगी, तो क्या आएगा? करंट आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, घूमते तो नाभिक भी है, नाभिक भी मोशन करता है और इलेक्ट्रॉन भी मोशन करता है। तो मोशन तो दोनों का ही होता है, नाभिक भी अपने अक्ष पर घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन भी अपनी अक्ष पर घूम रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये भी करंट फ्लो करेगा और ये भी करंट फ्लो करेगा। जो भी चीज करंट फ्लो करेगी, जो भी गति करेगी, वो करंट देगी। क्लियर? अब देखो, नाभिक जो है वो प्लस से, ये जो करंट हो रहा है वो कहां जा रहा है? प्लस से माइनस जा रहा है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, करंट अगर प्लस से माइनस जा रहा है
तो एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आवेश की गति होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये पॉइंट भी आप समझने के लिए ध्यान रखना, क्योंकि मुझे समझाने में आसानी मिलेगी। जब भी आवेश का फ्लो, आवेश का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। यह ध्यान रखना, जब भी करंट फ्लो होगा, जब भी आवेश का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र 100% उत्पन्न होगा वहां पर। क्लियर हुई बात? अब देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस वायर में करंट बह रहा है, इस वायर में आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो फिर यहाँ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आप जानते हैं चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक तो एन पोल होता है और एक एस पोल होता है। क्लियर? अब आपने क्लास 11th में ये अंगूठे का नियम पढ़ा होगा कि अगर आप इन उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखो, देखो करंट कहां जा रहा है? प्लस से माइनस। अगर इन उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो तो जो अंगूठा आएगा वो नॉर्थ पोल को बताएगा। क्लियर? तो देखो हमने क्या किया, ये जो करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो हमने उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखा है और अंगूठा ऊपर की ओर बताया जा रहा है। तो अंगूठा किसको बताता है? नॉर्थ पोल को बताता है। क्लियर? तो ध्यान रखना कि यहां ऊपर की साइड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और नीचे की साइड पर साउथ पोल बन जाएगा। ऊपर की साइड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और नीचे की साइड पर साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? पढ़ा था ना भाई 11th क्लास में कि अंगूठे का नियम, अगर उंगलियों को इस डायरेक्शन में ले जाए, थंब रूल पढ़ा था, अगर इस डायरेक्शन में ले जाए तो अंगूठा नॉर्थ पोल को बताता है और फिर नीचे का क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैं क्यों समझा रहा हूं, इस सब बातें अभी 1 मिनट में आपको पता लग जाएगी। क्लियर? तो जैसे हमने करंट फ्लो किया, अब देखो करंट तो किसके कारण? करंट फ्लो होने का मतलब प्लस से माइनस की तरफ जाना, ये होता है करंट फ्लो होने का मतलब। तो देखो करंट किधर जा रहा है? प्लस से माइनस। लेकिन याद रखना कभी भी न्यूक्लियस कभी भी पॉजिटिव मोशन नहीं करता। अगर धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही धारा का फ्लो होता है। तो यह ध्यान रखना, आप इस चीज को नोट कर लेना समझने के लिए कि अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, अगर हम करंट फ्लो की बात कर रहे हैं तो करंट फ्लो हमेशा कहां होता है? प्लस से माइनस की तरफ होता है। और इस कंडीशन पे अगर हम उंगलियों को लेंगे प्लस से माइनस की ओर तो अंगूठा किसको बताएगा? नॉर्थ पोल को बताएगा, है ना? करंट फ्लो होने का मतलब प्लस का प्रवाह, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो ये अंगूठा जो होगा, अंगूठा किसको बताएगा? नॉर्थ पोल को बताएगा। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट हम क्या कहेंगे कि प्लस तो प्रवाह होता नहीं है, धारा तो किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर हम देखेंगे, या जो धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो इसके अपोजिट होगा भाई। देखो जब धारा इस कंडीशन में बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में बहेंगे, धारा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहती है धारा। इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा का प्रवाह होता है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में थी तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर हुई बात? अब देखो क्या कह रहे हैं हम कि अगर करंट का फ्लो है तो अंगूठा नॉर्थ पोल को बताएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते ही अंगूठा जो होगा वो किसको बताएगा? साउथ पोल को बताएगा। क्लियर हो गई बात? तो करंट के केस में अंगूठा नॉर्थ पोल को बताएगा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के केस में अंगूठा साउथ पोल को बताएगा। ये चीज आप क्लियर कर ले पहले माइंड में। क्लियर?
अब ये चीज मैंने क्यों बताया आपको, इसका कारण है क्योंकि मेरे पास एटम में दो वस्तुएं हैं जो स्पिन कर रही हैं, नाभिक भी स्पिन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहा है, इसलिए मेरे को यह बात बतानी पड़ी। क्लियर? तो समझ में आई बात? ध्यान रखना कि आवेश का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा। क्लियर बात? अब समझो क्या होगा कि भाई करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट के डायरेक्शन में मैंने ले ली, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को लूंगा तो अंगूठा किसको बताएगा? नॉर्थ पोल को। लेकिन करंट का मतलब क्या है? प्लस। हमें प्लस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि धारा तो किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में आपको ये ध्यान रखना है, अंगूठा किसको बताता है? साउथ पोल को बताता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसका यूज कहां करूंगा और फिर उसी के बाद में मैं एनएमआर पर आ जाऊंगा, लेकिन ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास ये कंडीशन है, समझो बात को। हमने ये कहा कि आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि ये मैंने कहा, देखो बात, ये मैं न्यूक्लियस ले रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? नाभिक की बात कर रहा हूं। आप केवल समझे इस बात को, इधर बात कर रहा हूं, नाभिक को लेकर के बात कर रहा हूं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए मेरा नाभिक कौन सा आवेशित हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर? अब देखो मैं इसका मोशन करा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो नाभिक कैसा है भाई? नाभिक पॉजिटिव है। आई बात समझ में? नाभिक कैसा है? पॉजिटिव है। और ये एक नाभिक का और केस ले लेता हूं मैं, ये मेरे पास नाभिक का दूसरा केस है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लियर? ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर हो गई बात? अब देखो भाई, ये तो ये कंडीशन है। ऐसी कैसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के लिए भी बता देता हूं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन, ये हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने बना दिया, समझो बात को, ये और ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रहे हैं, किधर? एंटी क्लॉकवाइज। इसको घुमा रहे हैं किधर? क्लॉकवाइज। तो ऊपर नाभिक के लिए है और नीचे इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब मुझे इनके पोल डिसाइड करने हैं क्योंकि ये भी चक्रण कर रहा है, ये भी चक्रण कर रहा है हमारे इस केस में, ठीक है? अब देखो कंडीशन क्या हो रही है भाई, ये नाभिक है हमारे पास, ये नाभिक इस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो समझो क्या कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन के केस को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का केस लिया मैंने, ये देखो ये इधर गया, किधर? इधर। ये मैंने इस डायरेक्शन में लिया, देखो इधर जा रहा है, उंगलियों को ले लिया मैंने इस डायरेक्शन में, तो मेरा अंगूठा कहां आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। अंगूठा कहां आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के केस में अंगूठा कौन से पोल को बताता है? बोलो, साउथ पोल को बताता है। लिखा हुआ है अंगूठा किसको बताता है? साउथ पोल को बताता है। तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। क्लियर? अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में ये केस है तो क्लॉकवाइज में इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ये नॉर्थ आ जाएगा और ये साउथ आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर एस था, नीचे एन था, तो यहाँ एन हो जाएगा और यहाँ एस हो जाएगा। ऐसे ही क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर एन था, नीचे एस था, तो नाभिक के लिए इसका उल्टा कर दो, ये एस हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो केस है ये ऐसे है, तो उंगलियों को इस डायरेक्शन में ले लो, तो अंगूठा ऊपर है और अंगूठा किसको बताएगा? साउथ पोल को बताता है। क्लियर? आई बात ये समझ में? ठीक है, अब आ जाओ, इन सभी चीजों का उपयोग करेंगे और इन्हीं चीजों का उपयोग करके हम एनएमआर को समझने की कोशिश
करेंगे कि एनएमआर होता क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर? लेकिन ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। क्लियर? तो पहले यहां तक का एक स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। केवल समझते हुए चलें, क्योंकि एनएमआर का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपका वास्तव में ही एनएमआर समझ में आ गया तो क्लियर, क्योंकि कंसेप्ट बिना एनएमआर को समझना पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अब देखो हमने क्या कहा भाई, ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर? ये नाभिक है प्लस प्लस, क्लियर, ये भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आई बात समझ में? ये एन एस, ये एस और ये एन, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। क्लियर? यही था। अब देखो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर एस, ये एन। ये चीज आप हमेशा माइंड में फिट कर लो। क्लियर? ये क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा कर दो। जब एंटी क्लॉकवाइज में ये है तो क्लॉकवाइज में इसका उल्टा कर दो। क्लियर? तो ये तो आपको हमेशा माइंड में फिट कर लेना है ये कंसेप्ट, तो क्योंकि ये भी स्पिन करेगा और ये भी स्पिन करता है। और अगर स्पिन कर रहा है, इसने अगर स्पिन किया है, कोई भी वस्तु स्पिन करती है तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये भी स्पिन कर रहा है तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जानकारी होना जरूरी है। आई बात समझ में? अब देखो मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन भी चक्रण कर रहा है और नाभिक भी चक्रण कर रहा है। क्लियर? तो वहां पर भी उसका कोणीय संवेग था और यहां पर भी इसका कोणीय संवेग है। वहां कैपिटल एस से लिखा था, यहां कैपिटल आई से हमने लिखा था। क्लियर हो गई बात? अब देखो हम क्या कह रहे हैं, वो कंडीशन समझो बात को, कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास ये कंडीशन थी, ये बीच में नाभिक हो गया और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गए, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। क्लियर बात? अब देखो ये एटम है, ये चीज समझो, ये एटम है, नाभिक भी है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी है। अगर ये ऐसे घूम रहा है नाभिक, तो देखो नाभिक ऐसे घूम रहा है तो ऊपर आ जाएगा n, ये आ जाएगा s। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, देखो ऊपर आ जाएगा s और ये नीचे आ जाएगा क्या, n। क्लियर हो गई बात? इसीलिए तो हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। क्लियर हो गई बात? नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करता है, साउथ को, यानी कि नाभिक किसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। कुछ क्लियर हुआ माइंड में? बोलो, आई बात समझ में? नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। क्लियर? साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। इसलिए तो नाभिक किसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। क्लियर बात? ये ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम चीजों को, ये पहला पॉइंट आपका। क्लियर? ये तो समझने वाली बातें थी। अब आ रहा हूं मैं मेन चैप्टर पर आपका। क्लियर? समझो पहले पॉइंट पर हमने क्या कहा वो लिखा। अब यहां से आप इसको तो समझो इसे, अब यहां से नोट करेंगे हम पॉइंट को। क्लियर? थ्योरेटिकल रूप से। तो क्या पहला पॉइंट क्या कि भाई ये भी रोटेट कर रहा है, वो भी रोटेट कर रहा है, इसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर आई आई प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर एस एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। क्लियर? अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब नाभिक के ऊपर, जब नाभिक के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, नाभिक के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता,
तो नाभिक किसी भी दिशा में अभिविन्यासित हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकता है भाई, किसी भी दिशा में अभिविन्यासित हो सकता है जब उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, यह ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट पर हम कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट पर क्या कह रहे हैं कि यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो फिर इस नाभिक की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, नाभिक की पोजीशन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर बात, अलग अलग अभिविन्यास में जम जाएगा। जब तक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं था तब तक किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकता था, लेकिन अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित कर दें तो फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो नाभिक स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र के साथ अभिविन्यासित कर लेता है, उसी की डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाता है, अभिविन्यासित कर लेता है। क्लियर हुई बात, यानी कि उसका भी ओरिएंटेशन हो जाता है, क्लियर, ओरिएंट हो जाता है और उसको कहते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर, तो ध्यान रखना, जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं था किसी भी दिशा में नाभिक की गति हो सकती है, नाभिक का स्पिन हो सकता है। क्लियर, लेकिन अगर आपने नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो अब जो नाभिक है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर हो गई बात, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो जाएगा, उसके साथ ओरिएंट हो जाता है। क्लियर, तो लो आप इसका एक स्क्रीनशॉट और फिर आगे की बात करते हैं। देखो, अब हम समझते हुए चलेंगे हमारा एनएमआर कि वास्तव में एनएमआर होता क्या है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आज का लेक्चर नहीं देखा तो एनएमआर में कुछ भी नहीं है फिर, और अगर आज का लेक्चर आपने देखा है तो एनएमआर 110% आपके माइंड पर सेट होगा कि वास्तव में एनएमआर है क्या। क्लियर, तो बड़ी आसानी से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। क्लियर, ये थर्ड पॉइंट हमारा, अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है तो फिर नाभिक की पॉसिबल जो ओरिएंटेशन है, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, ये यहां लिख दूंगा मैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन या नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन भी कह सकते हो। नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2i+1। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए 2s+1 होता है, वैसे ही नाभिक के लिए क्या होता है, 2i+1 होता है कि चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही वो कितने डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, कितने डायरेक्शन में जम जाएगा, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2i+1। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नाभिक के संभावित विन्यास किससे बताए जाते हैं, 2i+1 से, और इसको हम कहते हैं, ये फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का है ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए 2s+1 होता है और नाभिक के लिए 2i+1 होता है। क्लियर, अब देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। क्लियर, माना कि एक नाभिक
नाभिक हैं जिसके लिए आई की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 है। मैंने कहा ना अलग अलग नाभिकों के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है भाई, क्लियर। अब देखो अगर कोई एक ऐसा नाभिक है जिसके लिए आई की वैल्यू 1/2 आ रही है, क्लियर, तो 1/2 आ रही है तो उसके पॉसिबल ओरिएंटेशन वो कितने विन्यास में जम सकता है, 2i+1 में। तो 2i की वैल्यू कितनी है, 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2। यानी कि अगर नाभिक की आई की वैल्यू 1/2 है तो उस नाभिक के लिए पॉसिबल अभिविन्यास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पॉसिबल अभिविन्यास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे भाई, या तो वो हो जाएगा +1/2 या हो जाएगा -1/2। क्लियर हो गई बात। लेकिन माना कि एक नाभिक है जिसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो फिर उसके लिए क्या निकालोगे, 2i+1, 2 × 1+1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो टोटल की कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। क्लियर। अब देखो 3 इसके संभावित अभिविन्यास, इस नाभिक के संभावित अभिविन्यास, यानी कि जब इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये कितने अभिविन्यास में जमेगा, ये 3 अभिविन्यास में जमेगा। कौन कौन से में जमेगा भाई, एक तो जमेगा +1 में, एक जमेगा 0 में और एक जमेगा -1 में। क्लियर। तो इसके लिए mi की वैल्यू आ जाएगी +1, 0 और -1। क्लियर। तो जब भी किसी नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में वह नाभिक अपने आप को क्या करता है, ओरिएंट कर लेता है। अब कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला है 2i+1। क्लियर। कैसे निकाला, ये रहा। ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या कहा, माना कि एक नाभिक है तो अगर 1/2 है उसकी स्पिन क्वांटम नंबर, तो उसके पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना आएंगे, 2 आएंगे, या तो +1/2 या -1/2। मान लो कोई नाभिक है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, 1 है, तो उसका पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने अभिविन्यास में जमेगा, 3 में, +1, 0 और -1 में जमेगा। क्लियर। तो ये तो हुई समझ में बात। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट को समझेंगे और वहीं से हम NMR के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको NMR में आनी चाहिए। ठीक। अब देखो न्यूक्लियर समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया वो समझ में आ गया। क्लियर। अब एक शब्द और बच रहा है, क्या, रेजोनेंस। आई बात समझ में, क्या बच रहा है, रेजोनेंस बच रहा है। तो देखो कैसे भाई, ये हमने कहा कि कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई एटम है और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने इस न्यूक्लियस को चुंबक में रखा, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है। क्या होगा भाई, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, कोई भी ध्यान रखना हमेशा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो नॉर्थ से बाहर जाती हैं और साउथ में जाती है, ऐसे ही नॉर्थ से बाहर जाती हैं और साउथ में आती है। क्लियर। तो नॉर्थ से गई साउथ में। अब क्या करेगा, ये हमने इस नाभिक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो अब ये नाभिक क्या करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने आप को क्या कर लेगा, व्यवस्थित कर लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, जमा लेगा। क्लियर। कैसे जमाएगा, देखें कि अपने आप को ये कैसे कर लेगा, व्यवस्थित कर लेता है। देखो मान लो मैं एक चुंबक से बता रहा हूं आपको, आप अगर कोई चुंबक लो, ये आपने कोई चुंबक ली, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल हमने कह दिया। क्लियर। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक चुंबक हमने इधर रख दी, एक चुंबक हमने इधर रख दी, ये नॉर्थ और ये साउथ, और एक चुंबक हमने इधर रख दी
क्लियर, ये साउथ और ये नॉर्थ। आई बात समझ में। अब देखो सेम कंडीशन है ना, ये नाभिक हो गया, ये चुंबक हो गई, नाभिक को चुंबक के बीच में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ऐसे ही ये यहां पर मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, देखो अब देखो क्या होगा, ये जो नॉर्थ है इस साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, ये देखो ये चुंबक कैसे घूमेगी, ऐसे, वो उसको इधर खींच रहा है, ये इसको किधर खींच रहा है, तो ये चुंबक उसके जैसी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। यानी कि रिजल्ट क्या आएगा आपको, देखो ये था आपका साउथ नॉर्थ। आई बात समझ में। अब जैसे ही आपने दो चुंबकों के बीच में इसको रखा तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे, तो फाइनली ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो ये साउथ नॉर्थ और ये आपकी इधर की साउथ नॉर्थ। क्लियर। तो देखो नॉर्थ के पास साउथ और साउथ के पास नॉर्थ, तो ये ऐसे व्यवस्थित हो गया। ठीक यही कंसेप्ट जो मैंने बताया वो यहां लागू होता है। क्या होगा, देखो ये जो हमने इस नाभिक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, क्लियर, तो अब क्या होगा, ये जो नाभिक हैं ये अपने आप को इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ जमा लेगा। क्लियर। अगर इसको इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने आप को जमाना है, अपने आप को इसके साथ संरेखित करना है, तो इस साइड पर इसका क्या आना चाहिए, नॉर्थ पोल आना चाहिए, और इस साइड पर इसका क्या आना चाहिए, साउथ पोल आना चाहिए। क्लियर बात। और नॉर्थ और साउथ जब इधर हैं तो फिर इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा पहले बताया था। क्लियर। तो ये जैसे ही किसी नाभिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जो नाभिक है अपने आप को इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित कर लेता है। क्लियर। ये हमने क्या लगाया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नाभिक ने अपने आप को इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइन कर लिया, संरेखित कर लिया, और जैसे ही नाभिक इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इस नाभिक की जो है वो एनर्जी कम हो जाती है। ध्यान रखना, अगर यदि नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने आप को संरेखित कर लेता है, संरेखित का मतलब सेम डायरेक्शन, जैसा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है अगर उसी में ये जम जाता है, सेम डायरेक्शन में कर लेता है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गई बात। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में यह ध्यान रखना कि आप कोई से भी नाभिक को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो तो फिर वो नाभिक हर संभव प्रयास करता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही व्यवस्थित हो जाए, और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ व्यवस्थित हो गया तो फिर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने आप को अगर उसने संरेखित कर लिया तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। कैसे, देखो यहां बता देता हूं। ये मैंने कहा कि हमारे पास, समझो बात को, ये कंडीशन थी, क्लियर, कि ये था हमारे पास और ये था फ्री न्यूक्लियस। इस कंडीशन पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं था, ये H नॉट इक्वल टू 0 था। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0 था, तो किसी भी डायरेक्शन में था। अब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये जो फ्री न्यूक्लियस है, तो फ्री न्यूक्लियस
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो गया, उसकी डायरेक्शन में चला गया, क्लियर। और अगर उसकी डायरेक्शन में चला गया, अपने आप को उसके साथ संरेखित कर लिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। नाभिक कम पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाता है। कब आ जाता है, जब वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइनमेंट कर लेता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित, उसी की डायरेक्शन में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। तो ध्यान रखना, एक एनर्जी लेवल नाभिक कहां आ गया, लो एनर्जी पर आ गया। तो लो एनर्जी लेवल पर नाभिक आ जाता है, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि लो एनर्जी लेवल पर नाभिक आ जाता है। तो लो एनर्जी लेवल पर नाभिक चला गया। कब गया, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसने अपने आप को संरेखित कर लिया है। क्लियर। अब देखो, ये तो हुआ एक कंसेप्ट, जब नाभिक ने अपने आप को इसके साथ संरेखित कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा समझो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरी कंडीशन हम ये कह रहे हैं, मैं इसको ऐसा कैसा बना रहने देता हूं, ये देखो। अब हम दूसरी कंडीशन क्या ले रहे हैं उसको समझो। क्लियर। क्योंकि वो जब समझ में आ जाएगी तो फिर हमारा एनएमआर ही बन जाएगा। क्लियर। क्या कंडीशन है भाई, ये हमने कहा हमारा नॉर्थ पोल, ये कोई नाभिक है। क्लियर। ये नाभिक है जो शुरुआती कंडीशन पर क्या था, NS, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पर जा रहा है। ये हमारे पहली कंडीशन थी। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इस न्यूक्लियस को हम रेडिएशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, केस सेकंड की बात कर रहा हूं अब मैं। वो केस फर्स्ट था जब उसके साथ संरेखित हो गया। केस फर्स्ट में हम इसको क्या दे रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं। रेडिएशन डाल रहे हैं मतलब हम नाभिक को क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर बात। देखो, सामान्य प्रकृति का नियम है कि अगर मैं मैग्नेट हूं और मेरे को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो मैं भी उसी के साथ चला जाऊंगा, उसी की डायरेक्शन में चला जाऊंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा। सेम कंडीशन हमने कहा था पहले केस फर्स्ट में कि नाभिक को कहां रख दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो नाभिक स्वयं को उसी चुंबकीय क्षेत्र में चला जाएगा, उसका विरोध नहीं करेगा। और अगर विरोध नहीं किया, उसी के साथ चला गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, जो हमने यहां बता दिया। क्लियर। आ रही बात समझ में, यहां पर चला गया। अब देखो सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, हम इस नाभिक के ऊपर रेडिएशन डाल रहे हैं, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो होगा क्या, इस एनर्जी को पाकर के ये जो न्यूक्लियस है, ये हम यहां पर एक काम और करते हैं, यहां एक वस्तु लगा दी जाती है जिसको कहते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या काम करता है कि ये जो रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन को यहां से होकर के गुजारता है। अब क्या कंडीशन है उस बात को समझो। हमने इसको रेडिएशन डाली मतलब एनर्जी दी। क्लियर। एक नियम याद रखना क्वांटम फिजिक्स का, वो ये है कि ये हमें इसको उल्टा घुमाना है, इसको अपोजिट लेके जाना है, n को n की तरफ, s को s की तरफ। क्लियर। तो ऐसे तो जाएगा नहीं, क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। आई बात समझ में। जैसे मान लो इसको इधर घूमने के लिए इसके अपोजिट चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अगर इस नाभिक को चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट लेके जाना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। बिना एनर्जी दिए तो नाभिक उसके अपोजिट नहीं जाएगा। हमने रेडिएशन डाली और उसको एनर्जी दे दी। क्लियर। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि इसको 200 जूल की जरूरत है, अगर इसको 200 जूल ऊर्जा मिल जाए तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट चला जाएगा। क्लियर हो गई बात।
इस चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट चला जाएगा। कब? जब इसको 200 मिल जाएगी। अब मैंने क्या करा, 10 जूल डाली, इसने एब्जॉर्ब नहीं करी, यहां से डिटेक्टर पर आई और डिटेक्टर से ट्रांसमिट हो गई, बाहर चली गई, ट्रांसमिट हो गई, यहां से बाहर चली गई। फिर मैंने 20 जूल डाली, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, 30 डाली, एब्जॉर्ब नहीं किया, 50 डाला, एब्जॉर्ब नहीं किया, यहां आई और बाहर चली गई, 100% बाहर चली गई। 100 जूल डाला, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो भी बाहर चली गई। 150 जूल डाला, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, बाहर चली गई। याद रखना, ये तभी एब्जॉर्ब करेगा जब इसके पास कितनी हो जाएगी, 200। क्यों? क्योंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट जाने में, क्लियर, कितनी जूल की आवश्यकता है, 200। तो ऐसा नहीं कि आवश्यकता तो 200 की है और 100 जूल ही ग्रहण कर लेगा, नहीं। ऊर्जा का अवशोषण तभी होगा जब उसकी जरूरत पूरी होगी। अगर जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो एनर्जी का एब्जॉर्ब नहीं होगा। इस बात का क्लियर करें। क्लियर? जैसे सपोज करो इसको 200 जूल की आवश्यकता है इस चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट में करने के लिए या अपोजिट जाने के लिए, तो अगर मैं यहाँ 200 रेडिएशन डालूंगा, 200 एनर्जी की रेडिएशन डालूंगा, तभी जाकर के ये इसके अपोजिट में जाएगा। क्लियर हुई बात? और अगर मैंने 200 डाल दी और इसको जानने के लिए चाहिए थी भी कितनी, 200 जूल ही चाहिए थी, तो क्या हुआ कि इसने उस एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर इसने एनर्जी को 200 को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब यहां डिटेक्टर पर कोई ट्रांसमिटेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो जो हम कह रहे थे ना रेजोनेंस, वो रेजोनेंस यही है। इसको चाहिए थी कितनी, 200 जूल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत अपने आप को करने के लिए इसे 200 जूल की जरूरत थी। और अगर हमने रेडिएशन की एनर्जी कितनी दे दी, 200 दे दी, तो एनर्जी मैच कर गई, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। क्लियर हो गई बात कि इसको चाहिए थी, अगर उतनी दे दी हमने तो वही रेजोनेंस की कंडीशन है। आई बात समझ में? चाहिए थी इसको विपरीत जाने के लिए 200 और हमने 200 दे दी, तो ये 200 का क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब हमें इस डिटेक्टर पर कोई भी विकिरण नहीं मिलेंगे। ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा, 0%। कब? जब ये अवशोषण कर लेगा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, ये वाली है। तो रेजोनेंस पर विकिरण का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो रेजोनेंस का मतलब इसको विपरीत जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी, अगर हमने उतनी रेडिएशन डाल दी एनर्जी की, तो वो रेजोनेंस हो गया। क्लियर? तो रेजोनेंस की कंडीशन पर नाभिक द्वारा विकिरण का क्या होता है, अवशोषण होता है। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक प्रकार की क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का उदाहरण है। क्लियर? तो अब देखो, इसने अपने आप को क्या कर लिया, इसके अपोजिट कर लिया। क्लियर हो गई बात? इसने अपने आप को इसके अपोजिट कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अपोजिट हो गया। और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अपोजिट हो गया तो फिर अब क्या होगा, मैं यहां बता रहा हूं। जैसे ये था नॉर्थ पोल, ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये हमने कहा, और जो नाभिक था, क्लियर, ये देखो, ये जो नाभिक था, अब ये होगी इसकी कंडीशन। क्लियर? इसकी कंडीशन क्या हो गई है, ये हो गई है। तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। क्लियर? तो इस रिपल्सन नॉर्थ को रिपल्ट करेगा, साउथ को रिपल्ट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र इधर है और नाभिक की डायरेक्शन इधर है। कब गया, जब हमने उसको क्या दी, रेडिएशन दी। अगर रेडिएशन नहीं देते तो फिर उसकी डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही होती। क्लियर? अब हमने क्या दे दिया, रेडिएशन दे दिया, तो वो उतनी मिल गई जितनी जरूरत थी, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, तो उसने विकिरण का अवशोषण किया और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। और अगर चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो फिर वो इस स्तर पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये कब आएगा,
ये कंडीशन कब आएगी? जब हम क्या दे देंगे, रेजोनेंस की कंडीशन पर होगा वो, कि जब हम इतना दे देंगे, क्लियर, यानी कि उसके अपोजिट हम क्या कहेंगे, विद इन द, ये तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ है। ये कंडीशन कब है? जब नाभिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। और ये कब है? जब नाभिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत संरेखित होता है। तो अगर विपरीत है, विपरीत डायरेक्शन में है, और ये सेम डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की सेम डायरेक्शन में है, तो एनर्जी कम होगी, और विपरीत डायरेक्शन में है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यानी कि जब किसी नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो नाभिक अपने आप को उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो एनर्जी पर चली जाती है। क्लियर? नाभिक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। लेकिन जब आप उसको रेडिएशन डालते हो तो अगर उसको उतनी रेडिएशन मिल गई जितनी पाकर के वो चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट चला जाए, तो फिर उस कंडीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो कब होगा? जब उसके विपरीत संरेखित होगा। यानी कि नाभिक के दो ऊर्जा स्तर हो गए, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। क्लियर हो गई बात? इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैंने ये पूरा कहानी रची है। अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएगी आपको। क्लियर? तो पूरा निचोड़ अगर इसका निकालूं इतनी देर का, तो फिर एक ही आता है कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी नाभिक को रखा जाता है तो वो नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने आप को संरेखित कर लेता है, उसी डायरेक्शन में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और नाभिक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। परंतु जब हम उसे रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन देने पर वो नाभिक अगर उसको उतनी ऊर्जा मिल गई जिसे पाकर के वो उस चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट में चला जाए, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति पर नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो फिर वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाएगा। यानी कि नाभिक निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा पर व्यवस्थित हो गया है। क्लियर? अब इन्हीं ऊर्जा स्तरों के बीच में नाभिक का क्या होगा? संक्रमण होगा, निम्न ऊर्जा से उच्च पर और उच्च से निम्न पर। क्लियर? तो ध्यान रखना, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर, क्लियर, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में संक्रमण दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक में प्रोटॉन भी या नाभिक भी संक्रमण प्रदर्शित करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर हो गई बात? तो ये कंसेप्ट था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्लियर? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो, क्या कंडीशन है उसको समझो। हम कह रहे हैं भाई कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसको रखा है? नाभिक को रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नाभिक को रखा है। तो नाभिक दो कंडीशन पे रह सकता है। क्लियर? या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ संरेखित होगा, और अगर उसके साथ संरेखित हो गया तो नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? कम एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। क्लियर? लेकिन अगर
लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में संरेखित हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसके साथ संरेखित हो, क्लियर, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इसके साथ डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में संरेखित होगा तो नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब वो हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। और ये कंडीशन कब होगी भाई, ये वाली अपोजिट डायरेक्शन वाली कंडीशन कब होगी, ये तभी होगी जब न्यूक्लियस में रेजोनेंस की कंडीशन होगी, जब हम उसको रेडिएशन देंगे। ये रेडिएशन देने पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पर और ये निम्न ऊर्जा स्तर पर। बस यही कंसेप्ट है एनएमआर का, कि जब किसी नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चला जाए, और नॉर्मल यही होता है, सामान्यतः यही होता है, सामान्यतः जनरली यही होता है, क्लियर। ये तो कब होगा, जब हम उसको क्या देंगे, रेडिएशन देंगे, और अगर उसको उतनी रेडिएशन मिल गई जितनी पाकर के वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट चला जाए, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, तो फिर वो उस विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, क्लियर। तो ये था इसका कंसेप्ट एनएमआर का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पर आ जाएं इसके, तो फिर वो हम ये बता दें कि भाई हमने रेजोनेंस पर हुआ, देखो रेजोनेंस की कंडीशन आई, रेजोनेंस की कंडीशन पर नाभिक ने विकिरणों का क्या किया, अवशोषण किया, और इसी अवशोषण से विकिरणों का क्या किया है, अवशोषण किया है, क्लियर। और इसी विकिरणों के अवशोषण से हमें रिकॉर्डर पर क्या मिलता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है, क्लियर। जैसे मैं यहां समझाता हूं भाई, यहां पर समझो इस कंडीशन को कि कैसे होगा, रिकॉर्डर पर कैसे मिलता है, वो चीज हम यहां पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस कंडीशन पे ले ली एनर्जी। अब देखो मैं एनर्जी बढ़ाता, इस डायरेक्शन बढ़ा रहा हूं, एनर्जी बढ़ाता गया 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 100 हो गई। कोई उसने विकिरणों का अवशोषण नहीं किया, उसे चाहिए कितना था, 200 चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने 200 किया, 200 एनर्जी कर दी, तो उसने विकिरण का अवशोषण किया और हमें एक पीक प्राप्त हो गया, क्लियर। तो ये जो 200 पर एनर्जी का अवशोषण हुआ है, उसी का पीक हमें मिला है, ये पीक मिल गया। इस कंडीशन पर उसने विकिरणों का अवशोषण किया है, यानी कि 200 चाहिए थी तो 200 जूल पर उसने विकिरणों का अवशोषण किया है। यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन आई है और हमें एक पीक प्राप्त हो गया, क्लियर। अगर इसके बाद भी एनर्जी बढ़ा देंगे, तो हमें वापस ट्रांसमिटेंस मिलता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार के आरेख बनाएंगे, बस यही है। तो मेन कंसेप्ट वही था कि नाभिक कब सामान्य तो उसी के साथ होता है और रेडिएशन डालने पर अपोजिट चला जाता है, तो एक लो एनर्जी बन जाता है और एक हाई एनर्जी बन जाता है। फिर इसी में यहां से यहां जाएगा तो फिर वो संक्रमण होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये था पूरा कंसेप्ट एनएमआर का कि वास्तव में एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम नाभिक की कंडीशन देखते हैं कि नाभिक कब तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ और कब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्लियर। तो ये एनएमआर को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है, कौन सा,
ये वाला आज का वीडियो लेक्चरर। क्लियर? अब हम इस वीडियो लेक्चरर को आप बड़ी आसानी से, बड़ी तसल्ली के साथ पूरा 1 घंटे का टाइम निकाल करके इसको पूरा कंसेप्ट समझे और बड़ी आसानी से आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आने लग जाएगी। क्लियर? अब यदि ये सारी बातें समझ करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है, आपको लगता है कि कंसेप्ट अच्छा था और हमें समझ में आया है, तो एक लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिखो कि जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया था वो पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा मजा आया उस चीज को समझने में, और उसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी मेहनत के साथ ये वीडियो लेक्चरर बनाया गया है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि वास्तव में एनएमआर होती क्या है। अब हम इसी वीडियो लेक्चर में जब सेकंड वीडियो लेक्चर पर आएंगे तो वहां पर हम सीधा बातें करना स्टार्ट करेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रम होता क्या है, सिग्नल कैसे मिलते हैं और भी एक्सेट्रा कई सारी बातें। क्लियर? तो पसंद आया वीडियो लेक्चरर तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर, इन बातों का कोई पैसा नहीं लगता भाई। ठीक है? हमें हमारी मेहनत का ये परिणाम आप दें कि जितने से ज्यादा दोस्त है अपने साथ उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन का जो बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर डालें कि ये सारी चीजें हमें कैसी लगी। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चरर में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।